हेलो, गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। देखो यार, ये जो लेक्चर है हमारा आज का लेक्चर नंबर 6 है। इस हफ्ते का लास्ट लेक्चर है क्योंकि आज फ्राइडे है एंड इस चैप्टर का भी ये लास्ट लेक्चर है, यानी कि मंडे को हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज के इस लेक्चर के साथ। पुराने टॉपिक्स आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे। अगर उनमें से कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप लोग मेरे साथ शेयर करो, कमेंट सेक्शन में शेयर करो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए अकाउंट्स के थ्रू भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। नाउ देखो, आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कोऑर्डिनेशन है क्या, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन को अगर मैं आपके लिए हिंदी में अनुवाद करूं तो हिंदी में इसका मतलब होता है तालमेल। हिंदी में इसका मतलब होता है तालमेल। फुटबॉल सबने देखी है, फुटबॉल बचपन में अपने लोगों ने खेली भी होगी। अगर एक टीम, दो टीम्स होती हैं फुटबॉल में, अगर एक टीम गोल करना चाहती है तो गोल करने के लिए उन्हें क्या करना होगा, बॉल अपने एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, ऐसे पास करते करते दूसरी टीम के एरिया में बॉल लेकर जानी होगी और वहां पर गोल करना होगा। अब जो ये पासिंग का गेम है, एक से दूसरे बॉल जाएगी, दूसरे के तीसरे प्लेयर के पास बॉल जाएगी, तीसरे से चौथे प्लेयर के पास बॉल जाएगी। इस पासिंग में आप में क्या होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। सभी प्लेयर्स में कोऑर्डिनेशन, तालमेल होना चाहिए, तभी आप गोल कर सकते हो। अगर तालमेल नहीं होगा तो गोल नहीं हो पाएगा। सिमिलरली अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो बॉलर चाहे जितनी मर्जी अच्छी बॉलिंग कर ले, बैट्समैन को आउट करने के लिए बॉलर चाहे जितनी मर्जी अच्छी बॉलिंग कर ले, अगर बाकी प्लेयर्स अच्छी फील्डिंग नहीं करेंगे तो बैट्समैन को वो आउट नहीं कर सकते। बॉलर की बॉलिंग के साथ साथ बाकी प्लेयर्स की फील्डिंग भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए, तभी ही बैट्समैन आउट होगा। तो इसी से हमें क्या समझ आता है कि जब भी कोई ग्रुप एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, चाहे कोई गेम है, चाहे कोई भी काम है, जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल्स एक साथ कर रहे हैं, तो उन ग्रुप ऑफ पीपल्स में क्या होना जरूरी है, तालमेल होना जरूरी है। अगर बॉलर ने बॉल डाली है तो सभी प्लेयर्स का, सभी फील्डर्स एक्टिव होने चाहिए उस वक्त कि बॉल चाहे बैट्समैन जिस मर्जी डायरेक्शन में मारे, वो फटाक से जल्दी जल्दी एक्टिवली वो उस बॉल को कैच करे, उस बॉल को पकड़े और बैट्समैन को आउट करने की कोशिश करे। तो बेसिकली हमें क्या समझ आता है इसमें कि क्रिकेट में अगर आप जीतना चाहते हो, बैट्समैन को हराना चाहते हो, या फिर फुटबॉल ले लो, फुटबॉल में अगर आप गोल करना चाहते हो तो सभी टीम मेंबर्स में कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। अगर आप सभी टीम मेंबर्स में कोऑर्डिनेशन, तालमेल मिसिंग होगा, आप सभी लोग एफर्ट्स तो लगा रहे हो लेकिन उन एफर्ट्स में तालमेल ही नहीं होगा तो आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते। उसी तरह से मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं, ताकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे गोल्स हैं, उन्हें हम अचीव कर सके। और इन गोल्स को अचीव करने के लिए नंबर ऑफ पीपल काम करते हैं एक साथ, तो उन नंबर ऑफ पीपल में क्या होना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोऑर्डिनेशन बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन, कि जो भी एक पर्सन या दूसरा पर्सन एफर्ट्स लगा रहा है, उन सभी पर्सन के एफर्ट्स में तालमेल होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन किसी और डायरेक्शन में काम किए जा रहा है, दूसरा पर्सन किसी और डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, तो इससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे। अगर सब लोग मिलकर एक डायरेक्शन में काम करेंगे, एक डायरेक्शन में गेम को खेलेंगे, तभी आप गोल को अचीव कर पाओगे, अपने जीतने के गोल को। क्लियर होगी इतनी बात। सो कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको। इसे आप मैनेजमेंट से अलग नहीं कर सकते। मैनेजमेंट का एसेंशियल पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन। एंड मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन मीन्स टू हार्मोनाइज। हार्मोनाइज का मतलब वही होता है सिंक्रोनाइज करना, हार्मोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ वन पर्सन विद द अदर इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द यूनिफाइड पर्पस। यूनिफाइड पर्पस मतलब कि कॉमन पर्पस, कॉमन ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए जब आप एक पर्सन की एक्टिविटीज को दूसरे पर्सन की एक्टिविटीज के साथ जोड़ देते हो, उसे सिंक कर देते हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक पर्सन के एफर्ट्स को दूसरे के साथ जोड़ते हैं, दूसरे के साथ मिलाते हैं, उन दोनों पर्सन के एफर्ट्स में तालमेल बिठाते हैं। तो सिर्फ
ग्रुप लोगों का काम करना ही, लोगों के एफर्ट्स लगाना ही काफी नहीं होता, उन एफर्ट्स में तालमेल का होना भी जरूरी होता है। जब आप मैनेजमेंट कर रहे हो तभी आपके गोल्स अचीव होंगे, अदरवाइज गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। सो कोऑर्डिनेशन का मतलब आप लोगों को समझ आया कि कोऑर्डिनेशन का सिंपली मतलब होता है कि एक पर्सन की दूसरे पर्सन के एफर्ट्स के साथ तालमेल बिठा देना, एक पर्सन की एक्टिविटीज का दूसरे पर्सन की एक्टिविटीज से तालमेल बिठा देना, ये कोऑर्डिनेशन का मतलब है। नाउ नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है कोऑर्डिनेशन के, इससे हमें कोऑर्डिनेशन के बारे में और पता चल जाएगा। सबसे पहले यही है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ग्रुप एफर्ट्स देखो, मैनेजमेंट हमें पता ही है कि ग्रुप एफर्ट ग्रुप एक्टिविटी है, नंबर ऑफ पीपल इसमें काम कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ पीपल रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, किसी एक पर्सन के बस की बात नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन का क्या काम होता है, जो ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप एक्टिविटी है एंड जो ग्रुप ऑफ पीपल है, इन सभी पीपल्स के, इन सभी लोगों के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेशन इकट्ठा करता है। इंटीग्रेट करता है मतलब कि इकट्ठा करना, उन्हें जोड़ देना, उन्हें मिला देना, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन का सबसे पहला फीचर क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पीपल जो कि एक ग्रुप में काम कर रहे हैं उन सभी लोगों के एफर्ट्स को इकट्ठा करता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब कि काम में यूनिटी लेके आना, काम में एकता लेके आना। कोऑर्डिनेशन सभी लोगों के एफर्ट्स को इकट्ठा करके उनके एक्शंस को, उनके काम को एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो उनकी डायरेक्शन में यूनिटी लेके आता है, उनको एक डायरेक्शन दे देता है काम करने के लिए, कि सब लोग एफर्ट्स तो लगा रहे हैं, सबके एफर्ट्स कहाँ लगने चाहिए, एक ही डायरेक्शन में लगने चाहिए, एंड एक ही डायरेक्शन में लगे इसकी श्योरिटी कौन देता है, कोऑर्डिनेशन देता है। कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कोऑर्डिनेशन बिठा दी उसके बाद आप तालमेल ना बिठाओ, आपको हर बार हर टाइम कोऑर्डिनेशन बिठा के रखना होगा, तभी आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो पाएंगे। परवेजिव फंक्शन है, जैसे कि मैंने दोनों एग्जांपल्स ही आपको स्पोर्ट्स की दिए, गेम की दिए, फुटबॉल और क्रिकेट की, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ हमें बिजनेस पे ही जरूरत पड़ती है कोऑर्डिनेशन की, जहां पर भी एक ग्रुप एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होगी, चाहे आप अपना कोई स्कूल का काम ले लो, चाहे आप अपनी ग्रुप स्टडीज ले लो, ग्रुप कोई स्कूल का प्रोजेक्ट ले लो, अगर आप ग्रुप में एक साथ काम कर रहे हो तो आपको वहां पर कोऑर्डिनेशन जरूरी है। सो कोऑर्डिनेशन परवेजिव फंक्शन है कि कोऑर्डिनेशन हर एक जगह पर हमें चाहिए, हमें अपने घरों में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, हमें स्कूल में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, हमें वर्क लाइफ में भी और स्पोर्ट्स में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, सो दैट इट इज अ परवेजिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लेवल्स ऑफ मैनेजर्स पढ़े थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर की ही जिम्मेदारी होती है, हर एक लेवल पर काम करने वाले मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेशन बनाकर चले। मिडिल लेवल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज है उनके काम में भी कोऑर्डिनेशन हो, उनके काम में भी तालमेल हो, और उस डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी तालमेल हो। प्रोडक्शन वाले का परचेज, यानी कि प्रोडक्शन वाले को इन्फॉर्म करना होगा टाइम टू टाइम परचेज वाले डिपार्टमेंट को कि जब भी उनके पास रॉ मटेरियल खत्म हो रहा है या फिर उन्होंने अगर प्रोडक्शन इंक्रीज की है तो उसके अकॉर्डिंग परचेज डिपार्टमेंट अपनी परचेजिंग भी इंक्रीज करे। उसी तरह से अगर सेल्स डिपार्टमेंट ने इस बार ज्यादा सेल करने का टारगेट सेट किया है तो ये कम्युनिकेट होना चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, ताकि वो उस हिसाब से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करे। तो इस तरह से इंटर डिपार्टमेंट भी आपकी कोऑर्डिनेशन जरूरी है, विद इन द डिपार्टमेंट तो जरूरी है ही। इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर करना। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर करना, जो काम आप कॉन्शियसली करते हो। देखो कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप अनकॉन्शियसली करते हो,
पढ़ रहे हो, बैठे बैठे एक सिर में खुजली करने लगते हो, सिर में खारिश कर दी, इधर देख लिया उधर देख लिया। ये कुछ काम होते हैं जो हम अनकॉन्शियसली करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारा हाथ सिर पे चला जाता है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हम अनकॉन्शियसली करते हैं, सॉरी, कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि हम कॉन्शियसली करते हैं, जानबूझकर करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन उनमें से एक काम है। कोऑर्डिनेशन कभी भी खुद ब खुद नहीं होता, कोऑर्डिनेशन हमेशा आपको जानबूझकर डेलिबरेटली एस्टैब्लिश करनी पड़ती है। क्लियर होगी इतनी बात कि कोऑर्डिनेशन क्या होती है। एक बार फिर से देख लो कोऑर्डिनेशन के फीचर्स। सबसे पहला फीचर है कोऑर्डिनेशन डिफरेंट लोगों के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, एफर्ट्स को आपस में जोड़ देता है। एफर्ट्स को आपस में जोड़ के उन सभी के एफर्ट्स को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है काम करने की। कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, परवेजिव फंक्शन है। हर एक जगह कोऑर्डिनेशन की हमें जरूरत है। हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना। और कोऑर्डिनेशन एक कॉन्शियस फंक्शन है, डेलिब्रेट फंक्शन है, कभी भी अपने आप नहीं होता। आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा, आपको कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। क्लियर होगी इतनी बात आप लोगों को? नाउ नेक्स्ट, अ सेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है? अ सेंस ऑफ मैनेजमेंट है, यानी कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को आप मैनेजमेंट से अलग नहीं कर सकते। अगर आप मैनेजमेंट से कोऑर्डिनेशन को अलग कर दोगे तो आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे। सो देखो, मैनेजमेंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इन्हीं 5 फंक्शंस को परफॉर्म करना क्या है? मैनेजमेंट है। सो इन्हीं 5 फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन की भी इंपॉर्टेंस उतनी ही ज्यादा है। कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड व्हाइल परफॉर्मिंग ऑल फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। जब आप सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो मैनेजमेंट के, तब भी आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए। एंड रिक्वायर्ड बिटवीन फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। अकेला प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनमें भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में भी आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए। देखो, मैं जो ऑब्जेक्टिव सेट कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि इस बार 100 करोड़ की मुझे सेल करनी है। 100 करोड़ की मुझे सेल करनी है, ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होगा। अब नाउ क्वेश्चंस अराइज होंगे कि ये 100 करोड़ की सेल की कैसे जाए। तो ये 100 करोड़ की सेल की कैसे जाए, उसके लिए जो आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, प्लान बनाओगे, उसमें और इस ऑब्जेक्टिव में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। यानी कि ये जो स्ट्रेटेजी है या फिर जो प्लान बना रहे हो आप कि कैसे 100 करोड़ की सेल आपकी होगी, वो कोऑर्डिनेट सिंक होनी चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव के साथ। कि मतलब कि स्ट्रेटेजी ऐसी ही होनी चाहिए कि आपकी 100 करोड़ की सेल हो जाए। स्ट्रेटेजी आप बना रहे हो सिर्फ 50 करोड़ की सेल करने की, ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया हुआ है 100 करोड़ सेल का, तो क्या आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो मेरा मेन प्लान था 100 करोड़ की सेल करने का, और कैसे करेंगे ये, इसका जो सब प्लान था वो आपस में मैच नहीं कर रहा था, मिल नहीं रहा था, इसलिए मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। तो मेरा मेन जो ऑब्जेक्टिव है 100 करोड़ की सेल करना, उसके रिगार्डिंग जो मैं सब प्लान्स बनाऊंगी कि कैसे मेरी 100 करोड़ की सेल हो, वो उन दोनों में आपस में कोऑर्डिनेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे। तो प्लानिंग में किस तरह से कोऑर्डिनेशन चाहिए आपको समझ आया। उसी तरह से ऑर्गेनाइजिंग में जब आप ढांचा तैयार कर रहे हो तो वो ढांचा जो है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग होगा। ये आ गया आपका सेकेंड पॉइंट कि प्लानिंग में भी आपको चाहिए कोऑर्डिनेशन। जिस तरह से मैंने आपको प्लानिंग में समझाया उस तरह से ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। देखो यहाँ पर मैं इंडिविजुअली आपको क्यों नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये सारे फंक्शंस हम लोगों ने डिटेल में नहीं पढ़े, तो कोई बात नहीं है, एक बार इसे ऐसे ही समझ के चलते हैं। आई थिंक सो आपको प्लानिंग के हिसाब से समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपको हर एक फंक्शन में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। ठीक है, जब हम ये सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे, फिर से तो देखो रिवाइज होगा ही सारा सिलेबस, जब ये सारे चैप्टर्स हम लोग पढ़ लेंगे देन उसके बाद फिर से हम ये टॉपिक समझेंगे एंड समझेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग में हमें चाहिए होती है। प्लानिंग का मतलब इजी है तो इसलिए मैंने प्लानिंग में आपको बता दिया। नाउ देखो, प्लानिंग में समझ आया किस तरह से कोऑर्डिनेशन चाहिए, उसी तरह से ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग में भी आपको चाहिए। नाउ प्लानिंग में जो आपने प्लान सेट किया है, ऑर्गेनाइजिंग में हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर तैयार करना है। तो आपका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, प्लान के अकॉर्डिंग। स्ट्रक्चर वही आप 50 करोड़ के हिसाब से तैयार कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव है 100 करोड़ की सेल करने का, हो पाएगा पूरा?
नहीं हो पाएगा। स्ट्रक्चर भी अगर 100 करोड़ की सेल करने का होगा, प्लान भी अगर 100 करोड़ का है, तभी आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो पाएगा। सो इस तरह से आप कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट से अलग नहीं कर सकते किसी भी हाल में। हर एक फंक्शन में मैनेजमेंट आएगा, सॉरी हर एक फंक्शन में कोऑर्डिनेशन आएगा, इन बिटवीन ऑफ द फंक्शंस भी आएगा, अकेले अकेले इंडिविजुअल फंक्शन में भी आएगा ही आएगा। सो कोऑर्डिनेशन इज द सेंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, तो छोटे छोटे 4 ही पॉइंट्स है। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत ही ज्यादा लार्ज है तो वहां पर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है। लार्ज साइज है, ज़्यादा नंबर ऑफ लोग काम करेंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ लोग काम करेंगे तो हर एक पर्सन जो है वो अपनी मर्जी से काम करना चाहेगा, तो ये चीज़ ना हो और हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो, इसीलिए कोऑर्डिनेशन चाहिए। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हो, परचेज, प्रोडक्शन, सेल, एडवर्टीजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्सेट्रा, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट नंबर ऑफ फंक्शंस आपके ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किए जाते हैं, तो कोऑर्डिनेशन वहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्रिएट करनी। स्पेशलाइजेशन, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन अचीव करना चाहते हो तो स्पेशलाइजेशन अचीव करने के साथ साथ आपको वहां पर अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बीच में कोऑर्डिनेशन अचीव करनी होगी। मतलब कि स्पेशलाइजेशन अचीव करने के लिए कहीं आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर ना कर दो, इसीलिए स्पेशलाइजेशन और आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में भी कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो जो ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइजेशन अचीव करना चाहती है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज तरीके से काम करती हैं, वहां पर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जब भी कोई स्पेशलाइज पर्सन काम करता है तो उसे ऐसा होता है, मिस्टर परफेक्ट की अगर हम एग्जांपल लें, मिस्टर परफेक्ट को हमेशा ऐसा होगा कि मेरा काम परफेक्ट ही हो। तो अगर आप परफेक्ट करने के चक्कर में पड़ जाओगे तो हो सकता है वहां पर कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इग्नोर हो जाए। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इग्नोर नहीं करने, काम भी अच्छा करना है और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इग्नोर नहीं करने, तो इन दोनों के बीच में हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, ये डिफरेंट प्रोसेसेस हम लोगों ने डिस्कस किए, परचेज, प्रोडक्शन, सेल, ये सारे क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। जो फंक्शंस भी हम लोग पढ़ के आए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस भी एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। तो इंटरडिपेंडेंस होने की वजह से डिफरेंट प्रोसेसेस की एक दूसरे के ऊपर हमें कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है एस्टैब्लिश करना। सो ये 4 पॉइंट थे, होपफुली आप लोगों को समझ आए होंगे कि अगर साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नंबर ऑफ फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, स्पेशलाइज तरीके से अगर आप कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ आपको कोऑर्डिनेशन बनानी होगी, एंड अगर बहुत ज्यादा डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उनकी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है, जो कि हमें पता ही है कि मैनेजमेंट में हम 5 फंक्शंस परफॉर्म करते हैं एंड पांचों के पांचों फंक्शन एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। सो उस वजह से भी कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। सो थैंक यू सो मच गाइस मेरा लेक्चर सुनने के लिए। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है एक साथ, मेरा तो हो गया, आप लोगों ने भी कर लिया साथ साथ। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी कर रहे तो कर लेना, साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना ताकि लास्ट में एग्जाम के टाइम आपको इजी रहे पढ़ना, ठीक है। रिवाइज करना, पढ़ना आपको इजी रहे तो अपनी लैंग्वेज में, चाहे हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, जैसे मर्जी व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख लो, साथ साथ थोड़े थोड़े नोट्स बनाते जाओ ताकि हमें समझ आए, मतलब आपको पता चल जाए कि इस टॉपिक से आपको समझ क्या आया। मेरा पर्पस वही है, बस नोट्स बनवाने का, और कुछ नहीं। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगे हों, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना, एंड मुझे बता भी देना यार कि कैसा लगा लेक्चर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा मंडे को और उसमें स्टार्ट करेंगे हम सेकेंड चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हैव अ गुड डे।